नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति की। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम भारतीय वास्तुकला या स्थापत्य कला। इसके हम करेंगे PYQ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी बाग गार्डन में बड़ा गुंबद, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। उपयुक्त स्मारकों में से निर्माण का सही कालक्रम कौन सा है? A 3142, B 3124, C 1324, D 1342। तो सही उत्तर होगा दोस्तों, सबसे पहले बनाई गई थी कुतुब मीनार, 1 नंबर पर। 2 नंबर पर बनाया गया था क्या? तुगलकाबाद किला। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में बनना शुरू हुआ था। तुगलकाबाद किला किसके काल में बना था? गयासुद्दीन तुगलक के काल में। 3 नंबर, लोधी बाग गार्डन, यह किसके काल में बना था? सिकंदर लोधी के काल में। और 4 नंबर, फतेहपुर सीकरी, अकबर के काल में। तो सही क्या होगा? 1 नंबर, तीन किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये कट हो गया। 2 नंबर पर क्या है? 1। 3 नंबर पर क्या है? 2। तो 3 नंबर पर 2 इसमें नहीं है, तो ये होगा बी सही उत्तर। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। इसे पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बनवाया और 1993 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने किलेबंदी वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया, जिसमें 52 द्वार थे। लोधी बाग बड़ा गुंबद 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के शासनकाल में निर्मित स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1571 से 1573 के मध्य करवाया। फतेहपुर सीकरी 1572 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। 2 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, एक विशाल हाथीनुमा संरचना वहां पाए जाने के बाद ब्रिटिश द्वारा इसे यह नाम दिया गया। बी, इसमें एक विशाल स्तूप है। सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु की एक भव्य नक्काशी के लिए यह सुविख्यात है। डी, यह पाशुपत संप्रदाय पंथ से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा डी, यह पाशुपत संप्रदाय पंथ से संबंधित है। एक विशाल हाथीनुमा संरचना वहां पाए जाने के कारण पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा गुफा नाम दिया। इसमें एक विशाल स्तूप नहीं है, इसमें क्या है? एक विशाल गुहा मंदिर। क्या है? गुहा मंदिर। और यह किस संप्रदाय से संबंधित है? शैव संप्रदाय से संबंधित या शिव से संबंधित है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और शिव संप्रदाय में भी या शैव संप्रदाय में कौन सा? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। यह कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। विशाल गुफा मंदिर है, भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा यहां पर सबसे आकर्षक है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? गुप्तकालीन मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ, जिसमें देवमूर्ति की स्थापना की जाती थी। इस काल के मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थी, किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। कानपुर स्थित भीतरगांव का मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। मंदिर के द्वार एवं स्तंभ मंदिर के भीतरी भाग की तरह ही अलंकृत एवं सुसज्जित होते थे। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? पहला ऑप्शन ए,
गुप्तकालीन मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ जिसमें देवमूर्ति की स्थापना की जाती थी। तो दोस्तों हाँ, देवमूर्ति की स्थापना की जाती थी, सही है। और प्रारंभ मंदिर का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ। बी, इस काल के मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थी किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। कथन बी भी सही है। सी, कानपुर स्थित भीतरी गांव का मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। तो भीतरी गांव का मंदिर कहां पर स्थित है? कानपुर में। यह ईंटों से निर्मित मंदिर है, यह कथन भी सही है। मंदिर के द्वार एवं स्तंभ मंदिर के भीतरी भाग की तरह ही अलंकृत एवं सुसज्जित होते थे, यह कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। क्या पूछ रखा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कथन सही नहीं है, तो सही उत्तर होगा डी। चबूतरे पर निर्मित इन मंदिरों में द्वारपाल के स्थान पर मकरवाहिनी गंगा एवं कुर्मवाहिनी यमुना की प्रतिमाएं बनी थी। मंदिर का भीतरी भाग सदा सदा होता था जबकि द्वार एवं स्तंभ अलंकृत होते थे। तो क्या होता था? सदा भीतरी भाग, और द्वार एवं स्तंभ क्या होते थे? अलंकृत। मंदिर में गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दलान होता था जिसमें एक सभा भवन से होकर प्रवेश किया जाता था। अगला 4 नंबर क्वेश्चन। 15वीं शताब्दी में रोम की स्थापत्य की नई शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अतीत से पूरी तरह विच्छेद इसकी विशेषता थी। यह वस्तुतः सामाजिक रोमन शैली का पुनरुत्थान था। क्लासिक शैली से परिचित वास्तुकारों को धनी व्यापारियों और अभिजातों द्वारा नियुक्त किया जाता था। सही कूट का चयन कीजिए। सही केवल 1, केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 3। सही उत्तर क्या होगा? अतीत से पूरी तरह विच्छेद इसकी विशेषता थी। गलत। यह वस्तुतः साम्राज्यिक रोमन शैली का पुनरुत्थान था। तो 15वीं शताब्दी में रोम की स्थापत्य कला की नई शैली साम्राज्यिक रोमन शैली का पुनरुत्थान था, कथन सही है। क्लासिक शैली से परिचित वास्तुकारों को धनी व्यापारियों और अभिजातों द्वारा नियुक्त किया जाता था, 3 भी सही है। तो कथन 2 और 3 बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। अंग्रेजों ने भारत में जो स्थापत्य शैली अपनाई उसे नव रोमन शैली भी कहा जाता है। नई दिल्ली का स्थापत्य इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दिल्ली को हिंदुस्तान का रोम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है हिंदुस्तान का रोम? दिल्ली को। इस शैली में तत्कालीन भारत में चल रही सभी स्थापत्य शैलियों का समन्वय था। अपनी हाइब्रिड प्रकृति के कारण इसमें सादगी, आधुनिकता, उपयोगिता के साथ समझौता भी करना पड़ा। इसकी क्लासिक शैली से परिचित वास्तुकार धनी व्यापारियों और अभिजातों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन। स्थापत्य कला की बेसर शैली से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बेसर शैली, यह शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिलाजुला रूप है। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक पाए जाते हैं। खजुराहो के मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। यह शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिला जुला रूप है, कथन सही है। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक पाए जाते हैं, गलत है। खजुराहो के मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है, 3 भी गलत है। सही होगा ए, केवल 1। हिमालय से विंध्याचल तक नागर शैली प्रचलित है। कौन सी शैली है? नागर शैली। इसमें क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में? बेसर शैली। बेसर शैली। बेसर शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक है, ना कि कावेरी नदी तक। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। खजुराहो के मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। राजवंश है और वास्तुकला है। चालुक्य, होयसाल, पांड्य, पूर्वी गंग। वास्तुकला सूर्य मंदिर कोणार्क, पड्डक्कल मंदिर, केशव मंदिर सोमनाथपुर, चिदम्बरम मंदिर का पूर्वी गोपुर। सही उत्तर होगा चालुक्य ने क्या बनाया था? पड्डक्कल मंदिर। होयसाल ने कौन सा बनाया था? केशव मंदिर सोमनाथपुर। पांडे ने कौन सा मंदिर बनाया था? चिदम्बरम मंदिर पूर्वी गोपुरम। सूर्य मंदिर कोणार्क किसने बनाया था? गंगवंश ने। किसने बनाया था? गंगवंश ने। तो सही उत्तर क्या होगा? A2। तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत।
B3। B3 किस में है? डी में, सही होगा डी। पड्डक्कल मंदिरों में चालुक्यकालीन स्थापत्य पूरे निखार पर है। 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल। कौन से? पड्डक्कल मंदिर। केशव मंदिर होयसाल वास्तुकला का विशिष्ट मंदिर है। कौन सी शैली है? वेसर शैली या बेसर शैली। चिदम्बरम मंदिर पांड्य राजाओं एवं स्थानीय शासकों द्वारा निर्मित कराए गए। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया। किसने? नरसिंह देव ने करवाया। अगला क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के बारे में विचार कीजिए। नागर शैली के बारे में, इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य क्षेत्र के बीच पाए जाते हैं। इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी शिखर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ने तो एक ने दो। कौन सा होगा? इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य क्षेत्र के बीच पाए जाते हैं। सही होगा। इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी शिखर है। गलत होगा, केवल ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। नागर शैली का विकास हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ। यह किस रूप में निर्मित है? आयताकार रूप में। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, इंडो इस्लामिक शैली और स्थान। शाही शैली, दक्कनी शैली, प्रांतीय शैली। दिल्ली, जौनपुर, गुजरात। कौन सा है सही? 1 और 3, 1 और 2, केवल 3, 1 2 3। तो शाही शैली दिल्ली सही है। दक्कनी शैली जौनपुर गलत है। प्रांतीय शैली गुजरात सही है। तो सही उत्तर होगा 1 और 3, केवल ए। दक्कनी शैली किससे संबंधित है? बीजापुर गोलकुंडा से। बीजापुर गोलकुंडा से। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ऐहोल वास्तुकला से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? चालुक्य युग में ऐहोलों को मंदिरों का नगर कहा जाता था। ऐहोल के गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर सूर्य का मंदिर है, जिसे लाड खां कहा जाता है। क्या? लाड खां। ऐहोल में ही रवि कीर्ति ने जिनेंद्र का मंदिर बनवाया, जिसे मेघुती मंदिर कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल के मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमरावती स्थापत्य शैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमरावती शैली का विकास चालुक्य शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर सबसे अधिक बल दिया गया। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन का अत्यधिक प्रयोग किया गया। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? केवल 1, केवल 3, 2 और 3, 1 2 और 3। तो अमरावती शैली का विकास चालुक्य शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी किनारे नहीं हुआ। अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। सही है। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन का अत्यधिक प्रयोग किया गया। 3 भी सही है। 2 और 3 सही है। तो इसमें क्या पूछ रखा है? नहीं है। तो एक, केवल 1 सही होगा। अमरावती शैली का विकास भारत के दक्षिण भाग में सातवाहन शासकों के संरक्षणों में कृष्णा नदी के किनारे हुआ। किसके संरक्षण में? सातवाहन शासकों के संरक्षण में। कहां पर हुआ? कृष्णा नदी के किनारे, जहां गंधार और मथुरा शैली में एकीकृत आकृतियों पर बल दिया गया या एकल आकृतियों पर बल दिया गया, वहां अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। इस शैली में मूर्तियों में त्रिभंगासन 3 झुकाव के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम करेंगे 10-10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।